चलिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम लोग कर रहे थे। एक बार शुरू से मैं थोड़ा सा, कल मैंने क्या क्या पढ़ा है एक ओवरव्यू लेते हुए, है ना। कुंडी खड़का देना राजा, ठीक, समझना बात को। देखो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की मैंने बात की थी। इन अ पेयर्स ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम। भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो डी तो सेम होगा ही होगा। आईयूपीएसी रिंग सेम। स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है। स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट होने की वजह से यहाँ हमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखने को मिलता है। स्टीरियो आइसोमर्स की बात करते हैं, इनका क्लासिफिकेशन अगर समझा जाए तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम लोगों ने क्लासिफाई किया था कि दो तरीके का हो सकता है। एक कन्फिग्रेशन में चेंज हो, कन्फिग्रेशनल, और दूसरा कन्फॉर्मेशनल या रोटेशनल। अब होता क्या है, रोटेशनल आइसोमर्स ऐसे होते हैं उनके बीच में इंटर कन्वर्टिबिलिटी एनर्जी बैरियर लो होने की वजह से आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। इस वजह से दे आर नॉन आइसोलेबल, और जबकि कन्फिग्रेशनल को हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं। इनको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होने के लिए बॉन्ड तोड़ करके बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल कंडीशन में। तो इस वजह से ये लोग अपने अपने फॉर्म में रह जाते हैं, जिस वजह से इनका सेपरेशन या आइसोलेशन इजी होता है। ये बात मैंने आपको बताया था। कन्फिग्रेशनल फर्दर दो टाइप का होता है, एक होता है इनेंशियोमर, एक होता है डाइएस्टेरियोमर। तो इनेंशियोमर की बात किया था मैं, ये मिरर इमेज आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के। जैसे आप समझना, आप एक एग्जांपल मैंने बोला था, एक बड़ा सा मिरर है, रात का 12 बज रहा है और आप देख रहे हो खुद को। तो आप खुद को जो देख रहे होते हो सामने, अपनी जो तस्वीर मिरर में, दर्पण में, ठीक है, तो वो आपका क्या है बेटा, इनेंशियोमर। लेकिन पीछे जो मिरर के पीछे, मिरर में देखना, पीछे एक तो सफेद साड़ी पहन के दरवाजे से झांक रही है एक जो, ठीक है, वो आपके साथ में उसका क्या है, डायस्टेरियोमर। आप पलट के देखोगे नहीं दिखेगी। अरे रात में आप सो रहे होते, आपका चद्दर जो नहीं खींच देती है, ठीक है, वही वाली, ठीक है, तो वो आपकी क्या है बेटा, डायस्टेरियोमर है। क्या ये चीज समझ में आया, ठीक है। चलिए, नहीं आया, देखिए तुम लोग, तुम्हें वो बताया था ना, रियल हॉरर स्टोरी बताया था क्या मैं तुम्हें, भिलाई वाला 32 बंगला वाला, नहीं बताया, ठीक, बताऊंगा किसी दिन, लाइट चली जाएगी तब। इरिथ्रो इनेंशियोमर और थ्रियो इनेंशियोमर। फिर बात किए थे हम लोग डायस्टेरियोमर की, ये दो होता है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। इरिथ्रो थ्रियो हल्का सा हम लोग देख लेंगे फिलहाल, लेकिन फिर भी डायस्टेरियोमर में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, ये हमारा मेन टारगेट है, जिसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में देखने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या देखना होगा, आपको मैंने एक चीज समझाया था, अगर सिंगल बॉन्डेड एटम है तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अगेंस्ट रोटेशन पॉसिबल है। और रूम टेम्परेचर में जब रोटेशन होगा तो आपको अलग अलग क्या मिलेंगे, रोटेशनल आइसोमर्स या कन्फॉर्मर्स मिलेंगे, और ये आपस में इंटरचेंजेबल है, ये आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया बेटा, हमको इस रोटेशन को रेस्ट्रिक्ट करना है। तो हमने, अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये ढूंढना हो, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम। ये क्या हो सकता है बताओ, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, या आपने देखा रिंग। अब जीआई के लिए शर्त, ये तो मैंने आपको बताया था ये बातें, जीआई के लिए क्या होना चाहिए, जीआई के लिए आप क्या देखोगे, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए हमने देखा था कि जीआई अराइजेस, डिफरेंस जो ग्रुप का अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है उसके वजह से ज्योमेट्री चेंज हो जाती है, इसको हम लोग जीआई बोले थे, डेफिनेशन थी। अब इसके बाद कुछ कॉम्बिनेशन हमने देखा था। फिर कार्बन कार्बन सिस्टम, अलग अलग केस की बात करूंगा मैं, जीआई को समझाने के लिए अलग अलग केस स्टडी करवा रहा हूं। केस नंबर फर्स्ट, जीआई इन कार्बन कार्बन सिस्टम, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। दूसरा, ईच कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड मस्ट कंटेन टू डिफरेंट ग्रुप्स इंडिविजुअली, यानी डबल बॉन्डेड कार्बन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम दिखना चाहिए। ये कार्बन जो है इसके पास क्या होना चाहिए, दो ग्रुप दोनों डिफरेंट, ये कार्बन दोनों ग्रुप दोनों डिफरेंट। अगर है तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर हो जाएगा, इस स्टीरियोजेनिक सेंटर के अगेंस्ट क्या हो जाएगा, जीआई हो जाएगा। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल से बताया था। और उसके बाद फिर मैं स्टीरियोजेनिक सेंटर के बारे में बताया था, ये वो डबल बॉन्ड रिंग या कायरल सेंटर होता है जिसके अगेंस्ट हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म यानी जीआई और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की स्टडी करते हैं। उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्टीरियोजेनिक सेंटर। क्या मेरी बात समझ में आई? फिर हमने स्टीरियोजेनिक सेंटर के बारे में कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया, कहाँ स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा कहाँ नहीं होगा। रिंग की बात किए थे, डबल बॉन्ड कार्बन से अगर कोई रिंग जुड़ा हो तो यहाँ पर दोनों ग्रुप सेम या डिफरेंट है कि नहीं, देखने का तरीका क्या है, पहले क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घूमो, जो आ रहा है
और फिर क्लॉकवाइज घूमो, दोनों एनवायरनमेंट डिफरेंट होने चाहिए। अगर सेम एनवायरनमेंट हो गया, जैसे यहाँ सेम एनवायरनमेंट हो गया, मैं बोलूंगा इस कार्बन पे दोनों कनेक्टिविटी सेम है, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं होगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा केस नंबर 2, जीआई इन रिंग सिस्टम। रिंग सिस्टम में जीआई होने के लिए कम से कम निकिता भाई कितने कार्बन होने चाहिए? 2 कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए, जिनके पास जो डाई सब्स्टिट्यूटेड हो और दोनों सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप इनके क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। अगर ऐसा दिखता है तो वो क्या होंगे? आपस में जीआई, एक दूसरे क्या होंगे? जीआई होंगे। और वो जो पूरा कंप्लीट रिंग है वो स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा। मैंने बोला 2 कम से कम sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होने चाहिए जिनमें 2 डिफरेंट ग्रुप हो। 2 से ज्यादा मिल गए तो जीआई तब भी होगा, स्टीरियोजेनिक सेंटर तब भी एक काउंट किया जाएगा, पूरा का पूरा रिंग। समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम जो डाई सब्स्टिट्यूटेड है विद डिफरेंट ग्रुप्स, अगर वो बढ़ भी रहा हो 2 से ज्यादा तो जीआई बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। जीआई तो नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर पे डिपेंड करेगा। भले 3-4 sp3 कार्बन लगा दो आप डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के, लेकिन अगर स्टीरियोजेनिक सेंटर कंप्लीट रिंग है तो उसके अगेंस्ट जितने बनने थे उतने ही बनेंगे। ऐसा नहीं कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम ज्यादा हो गया तो ज्यादा जीआई बनेगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक, इसको एग्जांपल से भी समझा था मैंने। जीआई इन रिंग सिस्टम की बात हमने कर ली थी। जीआई इन रिंग सिस्टम के बाद अब हम लोग आगे देखने जा रहे हैं। ये हो गए थे सारे क्वेश्चन। ये वाला, ये हो गया। ये होमवर्क दिया था मैं, ये करवा दिया था। ठीक, अब हम लोग देखने जा रहे हैं जीआई इन रिंग सिस्टम में अगला क्वेश्चन आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शो जीआई? कौन से मॉलिक्यूल जीआई शो करते हैं? तो देखो यहाँ पर मैंने डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लिख रखे हैं, हम फटाफट एक नजर डालेंगे और बताएंगे जीआई हो रहा है कि नहीं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो डबल बॉन्ड है, बताओ यहाँ 2 ग्रुप दोनों के दोनों डिफरेंट है, डिफरेंट दिखाई दे रहा है, एक हाइड्रोजन एक मिथाइल। यहाँ क्या हो गया? सेम है। क्या ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है? जीआई शो करेगा? नहीं। ठीक है, 2 ग्रुप दोनों के दोनों डिफरेंट, बोलो दिख रहे नहीं दिख रहे? यस सर, 2 ग्रुप दोनों के दोनों डिफरेंट, क्या ये डबल बॉन्ड स्टीरियोजेनिक सेंटर है? यस सर। जीआई शो करेगा? यस सर। कल जितने लोग क्लास आए थे उनको ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, अब देखो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम तो है, लेकिन ये स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं हो सकता, ये जीआई के लिए कैपेबल नहीं है। जीआई होने के लिए मुझे क्या करना होगा? डबल बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए, है ना? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम तो है, लेकिन क्या नहीं है? जीआई नहीं दिखाएगा भाई, लीनियर स्ट्रक्चर, इसका क्या जीआई बनेगा? ठीक, चलिए रिंग है, रिंग के लिए ये sp2 दोनों sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन दोनों ग्रुप डिफरेंट है, और यहाँ पर क्या हो गया? सेम है। हमें ऐसा एक दूसरा ढूंढना था, यहाँ पर भी क्या है? सेम है, तो स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा? नहीं, जीआई नहीं होगा। बताओ यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन दोनों ग्रुप डिफरेंट, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन दोनों ग्रुप डिफरेंट है, हमें ऐसे sp3 एटम्स कितने चाहिए थे रिंग के अंदर? 2। तो बताओ ये पूरा कंप्लीट रिंग एक स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा, जीआई शो करेगा। क्लियर है? इस वाले कंपाउंड को देखो, ये sp3 कार्बन हाइब्रिडाइज्ड एटम है और इसमें दोनों ग्रुप दोनों के दोनों डिफरेंट है। यस सर, ये sp3 कार्बन है, दोनों ग्रुप डिफरेंट है। कौन कौन से 2 ग्रुप डिफरेंट है मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, मिधा भी बताएगी। यस ठीक है, मिथाइल और हाइड्रोजन। तो ये कंप्लीट रिंग क्या होगा? स्टीरियोजेनिक सेंटर। तो यहाँ पर जीआई ये शो करेगा। क्या आप ये बता पा रहे हैं? ठीक है, इस वाले में देखो, क्या ये कार्बन जो है यहाँ दोनों ग्रुप क्या है? सेम है। ऐसे ही सारे ग्रुप भी सेम है, स्टीरियोजेनिक सेंटर ही नहीं है, तो जीआई कहाँ से शो करेगा? बोलो क्लियर है? जबकि ये वाला जीआई शो करेगा। अब डायरेक्ट देख के बता सकता हूँ ये स्टीरियोजेनिक सेंटर होगा, क्योंकि ये ग्रुप भी क्या है? डिफरेंट, और ये ग्रुप भी क्या है बेटा? डिफरेंट। क्लियर है? चलिए अब देखो, इस कार्बन की बात करूंगा, डबल बॉन्डेड कार्बन की। इसके पास 2 ग्रुप है, दोनों डिफरेंट है। कौन कौन से 2 ग्रुप दोनों डिफरेंट? एक मिथाइल और हाइड्रोजन। ये कार्बन है, इसके पास 2 ग्रुप है, एक हाइड्रोजन एक ड्यूटीरियम है। मैं सेम कंसिडर करूं कि डिफरेंट कंसिडर करूं? प्रणय कल आया था क्लास, तो इधर क्या कर रहा है? पक्का तो कपिल देव को जानता है, जानता है ना? ठीक है,
तो ये कार्बन है, हाइड्रो, समझ तो आ रहा है ना, ठीक है। हाइड्रोजन ड्यूटेरियम दोनों ग्रुप क्या है, डिफरेंट माना जाएगा। अगर डिफरेंट आइसोटोप्स लगे हो, एक ही एलिमेंट क्यों ना हो, लेकिन उन्हें डिफरेंट ग्रुप माना जाएगा। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टीरियोजेनिक सेंटर। ओम नमः शिवाय। इधर देखो, ये कार्बन है तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है, ये भी जीआई शो करेगा। मुझे बताओ ये करेगा क्या? यस सर, बिल्कुल करेगा। क्या सारी चीजें क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन थे, लिखना होगा तो फटाफट लिखो। क्या हम फटाफट चेक कर पाएंगे स्टीरियोजेनिक सेंटर और बाकी चीजें? हाँ भाई, चलिए एक नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन है। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन में सबसे पहली बात तो डबल बॉन्ड है नहीं, रिंग है। अब देखो गौर से, ये एक sp3 कार्बन है जिसके पास दोनों ग्रुप डिफरेंट है। अब ये जो नाइट्रोजन है ना, ये sp3 नाइट्रोजन है, जरूरी नहीं हमें कार्बन चाहिए। sp3 नाइट्रोजन है जिसके पास दोनों ग्रुप डिफरेंट है। अब आप बोलोगे सर इसके पास दो ग्रुप कहां से डिफरेंट हो गए? तो भैया एक मिथाइल और दूसरा देखो लोन पेयर। यस, लोन पेयर को भी एक ग्रुप माना जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो इसके पास में आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा, तो अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर हो जाएगा कंप्लीट रिंग, यानी ये भी जीआई शो करेगा। इसके दो जीआई बन सकते हैं। देखो ये नाइट्रोजन है, अगर मैं इसे प्लेन मान रहा हूं, तो अगर ये प्लेन है तो ये जो रिंग होंगे ना, ये आउट ऑफ द प्लेन होंगे। मैंने कल की क्लास में समझा था, ये रिंग ऐसा दिख रहा है, तो ये sp3 होने की वजह से ये जो होंगे, एक टुवर्ड्स ऑब्जर्वर होगा, एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगा। तो एक ऐसा हो सकता है, दोनों मिथाइल ग्रुप क्या हो सकते हैं, वेज में, ठीक है। और ये क्या है बेटा, इसका लोन पेयर, और यहाँ डैश में कौन है, हाइड्रोजन, ठीक है। ये हो गया मिथाइल। इसे आप क्या बोलोगे, सिस। दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन सकता है, ट्रांस। ये मिथाइल हो गया वेज में, और यहां डैश में क्या हो जाएगा हमारे पास में, मिथाइल। ये हो गया लोन पेयर, ये हो गया हाइड्रोजन। ये है सिस और ये है ट्रांस। तो ये भी जीआई शो कर रहा है। क्लियर है? लिख लो। क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2Cl Br फ्लोरीन आयोडीन, हाउ मेनी जीआई आर पॉसिबल। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के लिए du निकालोगे तो du आ जाएगा 1, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और क्या लगाना है मुझे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। तो मैं यहाँ फ्लोरीन लगाता हूँ, ये क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन और आयोडीन बच गया। मैं क्या कर रहा हूँ, एक को फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैंने फिक्स कर दिया, फ्लोरीन को मैंने क्या कर दिया बेटा, फिक्स। तो फ्लोरीन के साथ इस बार कौन है, क्लोरीन है, ठीक है। तो इसका जो जीआई बनेगा ना, यहाँ सिस ट्रांस नहीं बोलेंगे, EZ बोलेंगे। मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, EZ देखने का तरीका हम लोग बाद में देखेंगे। फ्लोरीन यहाँ मैंने फिक्स कर रखा, और इस बार फ्लोरीन के साथ क्लोरीन है। यहाँ ब्रोमीन और आयोडीन था, यहाँ स्विच कर दूंगा, आयोडीन और ब्रोमीन। एक ये बन गया। दूसरा, फ्लोरीन को मैं फिक्स कर रहा हूँ, कार्बन कार्बन, फ्लोरीन के साथ यहाँ कौन था, क्लोरीन था। अब क्लोरीन के जगह मैं लगा देता हूँ ब्रोमीन, तो यहाँ बच गए कौन, आयोडीन और क्लोरीन। बोलो यही बच गए। तो इसका दूसरा वाला जीआई क्या बन जाएगा बताओ, कार्बन कार्बन, यहाँ क्या को फिक्स किया गया, फ्लोरीन को, और इस बार फ्लोरीन के साथ ब्रोमीन आया, इनको मैं स्विच कर दूंगा। यहाँ कौन आ जाएगा, आयोडीन, यहाँ कौन आ जाएगा, क्लोरीन। ये कॉम्बिनेशन बनाने में भी बच्चे गलती करते हैं ना, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। ये हो जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मैंने किसको फिक्स किया है, फ्लोरीन को फिक्स कर दिया। आप किसी को भी कर सकते हो। फ्लोरीन के साथ क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन आ गया, कौन बच गया, आयोडीन। तो यहाँ पर फ्लोरीन और आयोडीन हो गया, तो क्लोरीन और ब्रोमीन बच गया, ठीक है। दूसरे ही पल में इसका जो आइसोमर बनेगा वो कैसे होगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन,
यहाँ फ्लोरीन फिक्स था, फ्लोरीन के साथ कौन है, आयोडीन है इस बार, और इनको स्विच कर दूंगा, यहाँ हो जाएगा ब्रोमीन और यहाँ हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, ये सब एक दूसरे के क्या है बेटा, जीआई है, ये एक दूसरे के क्या है, जीआई है। ठीक है, लिख लो। तो कितने आइसोमर बनेंगे, 6। केस नंबर 3 हम लोग देखने जा रहे हैं, जीआई ड्यू टू डबल बॉन्ड इनसाइड द रिंग। पहले हमने डबल बॉन्ड का वो देखा, जीआई का शर्त, फिर हमने रिंग का देखा। अब अगर रिंग के अंदर अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तन्मय, अगर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड जीआई दिखाएगा कि नहीं, उसकी शर्त देखने जा रहे हैं। GI due to double bond inside the ring is possible only when the ring size is minimum 8 member। ये तभी पॉसिबल है जब रिंग में 8 मेंबर रिंग हो, मतलब रिंग के अंदर डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड GI दिखाए तो उसके लिए रिंग का साइज बड़ा होना चाहिए, कम से कम कितना मेंबर होना चाहिए, 8। ठीक है, 8 से कम होगा तो GI शो नहीं करेगा। क्यों, 8 मेंबर रिंग में इनका अरेंजमेंट ऐसा हो जाता है कि हमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम के अगेंस्ट ज्योमेट्री देखने को मिलती है। दिखाऊंगा। रीजन है स्मॉल साइज रिंग अगर लेस देन 8 मेंबर होगा आर नॉट एग्जिस्ट इन ट्रांसफॉर्म। ये रीजन याद रखना, असर्शन रीजन का क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर 8 मेंबर से कम का रिंग हो तो उसमें आप सिस तो ढूंढ लोगे लेकिन उसका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो जब ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा 7 मेंबर रिंग तक में तो जीआई होगा ही नहीं, सिस ही मिल रहा है, तो सिस अकेला अस्तित्व में नहीं होता, उसके साथ ट्रांस भी होना चाहिए। ठीक है, रावण का अस्तित्व तभी था जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, है कि नहीं, उससे पहले तक रावण को कौन ही जान रहा था। नहीं आया बात समझ में, हाँ नहीं जान रहे थे, लेकिन रावण और मोस्ट पॉपुलर हुआ भगवान से लड़के। ठीक है, उसने राम से लड़के सब कुछ पा लिया। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, वही वाली बात है। तो वैसे ही है, सिर्फ सिस रहेगा उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। सिस के साथ क्या होना चाहिए, ट्रांस होना चाहिए। अब ट्रांस ही नहीं बन रहा, खाली सिस है, उसको बोलोगे क्या ये जीआई है, आधा जीआई बन रहा, नहीं होता ऐसा। हाँ ठीक, लिखना है ऐसे। जैसे देखो एक स्ट्रक्चर है साइक्लोऑक्टीन का, इसका बेटा साइक्लोऑक्टीन। अब जरा देखो साइक्लोऑक्टीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ये साइक्लोऑक्टीन है। मुझे एक चीज बताओ, ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेट, ऑक्ट, ऑक्ट और इन, साइक्लोऑक्टीन 8 मेंबर का रिंग है और ये डबल बॉन्ड है। तो अपने आप में ये जो डबल बॉन्ड है ये स्टीरियोजेनिक सेंटर हो जाएगा। इस स्टीरियोजेनिक सेंटर के अगेंस्ट सिस ट्रांस ज्योमेट्री देखने को मिलेगी। कैसे जरा देखना, सबसे पहले इसका सिस अरेंजमेंट बना रहा हूं। ये कुछ ऐसा दिखता है, देखो देखो साइक्लोऑक्टीन का स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर है, स्ट्रेन की वजह से ये ऐसे बेंड हो जाता है। आप देखेंगे तो आप पाएंगे एक हाइड्रोजन ये रहा, दूसरा हाइड्रोजन ये रहा, ये सिस है। क्या है, सिस। अब इसका ट्रांस बनाने जा रहा हूं। ट्रांस कैसे बनेगा, ये डबल बॉन्ड अब यहां होगा, ट्रांस आइसोमर इसका ऐसे एग्जिस्ट करेगा, एक हाइड्रोजन ये रहा, दूसरा हाइड्रोजन ये रहा, तो ये सिस अरेंजमेंट है, ये ट्रांस अरेंजमेंट है। अब देखो ट्रांस अरेंजमेंट होने के लिए डबल बॉन्ड को इधर एडजस्ट कराना पड़ा मुझे। अगर डबल बॉन्ड यहां रहता तो दोनों हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ किस कंडीशन में रहते, सेम डायरेक्शन में रहते, सिस ही होता, ट्रांस अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता। तो क्योंकि ट्रांस अरेंजमेंट सिर्फ 8 मेंबर रिंग में ही पॉसिबल है, यहाँ इस टाइप का अरेंजमेंट हो सकता है, 7 मेंबर में इस तरीके का अरेंजमेंट देखने को नहीं मिल पाएगा।
तो वहाँ ट्रांस एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए वहाँ पर GI नहीं होता। जबकि 8 मेंबर रिंग में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो अरेंजमेंट में आप सिस और ट्रांस दोनों आइसोमर देख सकते हैं। लिखा जाए। नेक्स्ट देखते हैं साइक्लोडीकीन। 10 कार्बन है, क्या है बेटा 10, और साइक्लिक मेंबर का रिंग है। आप मुझे एक चीज बताओ, साइक्लोडीकीन का आप जनरल फॉर्मूला लिख सकते हो क्या? मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हो? पहले जनरल फॉर्मूला, साइक्लो मतलब DU कितना हुआ 1, इन मतलब कि DU कितना हुआ 1, यानी जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2, ये एल्केन होता है, और 2 है, एक रिंग और एक ये है, तो कितना माइनस करूंगा बताओ 4, तो ये हो जाएगा CnH2n-2। अब साइक्लोडीकीन है तो 10 कार्बन होगा C10, और H ये हो जाएगा 20 में से 2 गया तो 18, C10H18, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ। निकाल सकते हैं ना अपन ये सब, कोई बड़ी बातचीत यहां तक? अरे क्लियर है ना? चलिए अब देखो साइक्लोडीकीन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां डबल बॉन्ड है तो ये होगा सिस, और ये होगा ट्रांस। ठीक है, तो आप रिंग के अंदर अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो कब GI दिखेगा बताओ? जब कम से कम 8 या 8 से ज्यादा मेंबर रिंग। लिख लो। हेलो, चलिए अगला देखो, नेक्स्ट एग्जांपल है डेकालीन। क्या बेटा? डेकालीन। देखो डेकालीन का स्ट्रक्चर देखने से लगता नहीं है कि ये GI दिखाएगा, क्योंकि देखो डेकालीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। आप मुझे बताओ, क्या कहीं रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है? नहीं है, और डबल बॉन्ड होने से भी कम से कम 8 मेंबर रिंग होना चाहिए था, ये तो 6 मेंबर रिंग। एक चीज, दूसरी चीज यहाँ पर सॉरी sp3 एटम्स चाहिए थे जिनमें 2 डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, यहाँ तो कहीं नहीं है ऐसा एटम यार, कहीं है क्या? आप देखो, तो ये थोड़ा एक एक्सेप्शनल केस मानते हुए आप नोट करना। एक्सेप्शन वैसे है नहीं, ऐसे बहुत सारे बाइसाइक्लो कंपाउंड है जिनकी ज्योमेट्री की वजह से आपको डिफरेंस दिखता है, लेकिन उनमें से कुछ आप याद रखेंगे जिसमें से एक ये है, और आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। सब लोग इधर देखेंगे बोर्ड की तरफ, ऐसे देखने पर डेकालीन में लगेगा नहीं कि इसमें GI हो रहा है, लेकिन होता है। नहीं लग रहा है लेकिन है। ठीक है, कैसे जरा देखना। ठीक है, ये 2 हाइड्रोजन, यहां का जो हाइड्रोजन है, ये दोनों किस में हो सकते हैं? या तो वेज में हो सकते हैं, दूसरा कुछ ऐसा हो सकता है, देखना। एक वेज में तो दूसरा डैश में हो सकता है। लिख लो। देखो फॉर साइक्लोएल्कीन्स की बात करूंगा और स्टेबिलिटी की बात करूं, अगर 8 9 10 मेंबर रिंग है ना, तो सिस आइसोमर जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है ट्रांस के कंपैरिजन में, सोना नहीं है। और 11 और 11 से ज्यादा मेंबर अगर रिंग हो, 11 या 11 से ज्यादा मेंबर रिंग हो, तो ट्रांस आइसोमर ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये काम की चीज है। चलिए आगे बढ़ो, हो गया यहां तक? चलिए अब एक स्पेशल केस देखते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। डिस्टेंस बिटवीन आइडेंटिकल ग्रुप्स मस्ट बी डिफर। अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स जो है उनके बीच का डिस्टेंस अगर डिफरेंट हो, तो एक सिस ट्रांस का एक फिनोमिना मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एक मॉलिक्यूल के बेसिस पे। समझना बात को, एक GI को देखने का नजरिया एक हम लोग बदलना चाह रहे हैं। एक दूसरा एस्पेक्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये दो कंपाउंड दिख रहे हैं, एक सिस है और दूसरा क्या है? ट्रांस है। गौर से देखिएगा, सिस और सिस के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको मैं बोल रहा हूँ L1।
सिस और सिस में जो सेम ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, इनके बीच के डिस्टेंस को मैं क्या बोल रहा हूँ, L1। और ट्रांस में जो CH3 के बीच का जो डिफरेंस है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा, L2। ठीक है, अब मुझे बता L1 और L2 क्या होंगे, बराबर होंगे या नहीं होंगे, बताया जाए। देखो इसको ऐसे समझो, ये मेरे पास सिस है, क्या है, सिस, दिख रहा है सभी को, स्केल लाओ। हाँ सामने आ, इधर आ, ऊपर। मेरी बहन के लिए जोरदार तालियां। क्या नाम है बेटा आपका, रेशमी। हाँ रेशमी। रेशमी, ये सिस आइसोमर है, कौन सा है, बोलना है, सिस आइसोमर है। यहाँ से इस मिथाइल ग्रुप से इस मिथाइल ग्रुप के बीच का डिस्टेंस स्केल में मेजर करके बता, उसमें दिख भी नहीं रहा है कुछ, कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। कितना है, 15 सेंटीमीटर। ये कौन सा आइसोमर है, ये कौन सा है, ट्रांस। अब मुझे बताना, ट्रांस में मैंने पोजीशन चेंज कर दिया तो इस मिथाइल ग्रुप से ये मिथाइल ग्रुप तक का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है या नहीं है, नाप के बताना है। नहीं है, ये ज्यादा आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है। अब प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं आपको, ऐसा लग रहा होगा कि यहां से यहां तक डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम होगा, नहीं है ऐसा। ठीक है, आप देखेंगे तो वो जो ये डिस्टेंस जो है यहां से यहां तक का और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का, दोनों एकदम डिफरेंट है। अब अगर ये दोनों सेम हो, अगर ये डिस्टेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए, जाना है, अगर ये डिस्टेंस क्या होता, सेम होता, तो मैं बोलता यहां कोई जीआई नहीं हो रहा। जैसे फॉर एग्जांपल, इसे मैं ऐसे समझाऊं, इस वाले ग्रुप को बदल करके मैंने ऐसे कर दिया। अब ये मॉलिक्यूल में तो जीआई की कोई शर्त ही नहीं है ना, इस मॉलिक्यूल में जीआई का कोई कंडीशन ही नहीं है। आप अब देखो, यहां से यहां तक कोई डिस्टेंस नहीं है, है ना। अब इस वाले में इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, मैं आगे आपको और समझाऊंगा ये चीज। जब ये डिस्टेंस अगर सेम हो जाता है तो वहां जीआई नहीं होगा, और ये डिस्टेंस अगर डिफरेंट हो जाएगा तो वहां पर जीआई देखने को मिलेगा। समझा रहा हूं, देखो ये L1 है और ये डिस्टेंस क्या है, L2 है। सिंस L1 इज नॉट इक्वल टू L2, सो शो GI। ये लोग क्या दिखा रहे हैं, GI। तो GI होने के लिए ये चीज एक क्राइटेरिया, आप नया सोच ये भी है कि अगर आइडेंटिकल ग्रुप्स के बीच का डिस्टेंस दोनों ज्योमेट्री में अगर डिफरेंट होगा तो वहां GI होगा। अगर दोनों सेम है तो दोनों स्ट्रक्चर ही सेम है, वहां GI फिर नहीं है। बोलो समझ में आया, ये आप लिखो, इसका मैं आगे यूज बताऊंगा आपको। क्यूमुलिन की बात करते हैं, द पॉलीएल्कीन्स, कौन से एल्कीन है, पॉलीएल्कीन। लिखो मत, सब लोग सुनो, कॉपी बंद करो, कंसेप्ट समझ लो, फिर मैं पूरा लिखा दूंगा। पॉलीएल्कीन्स हैविंग एटलीस्ट 2 एडजेसेंट पाई बॉन्ड, ऐसे एल्कीन जिनमें 2 लगातार पाई बॉन्ड होंगे। जैसे एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, फिर अगला कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा, ठीक है, फिर अगला कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा, फिर अगला कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा। तो ऐसे एल्कीन को बोलते हैं, पॉली एल्कीन्स को हम लोग बोलते हैं क्यूमुलिन। क्या बोलते हैं, क्यूमुलिन। क्यूमुलिन भी 2 तरीके का होगा, एक अगर 2 है तो ये कौन सा है, इवन क्यूमुलिन। एक और आ गया, ऑड नंबर पे आ गया तो ये क्या हो गया, ऑड क्यूमुलिन। एक और आ गया तो इवन क्यूमुलिन, एक और आ गया तो ऑड क्यूमुलिन। समझ में आ रहा है। अब जरा क्यूमुलिन की बनावट को समझते हैं। ये जो कार्बन है, इसके पास क्यूमुलिन में जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, आप समझो एक इसने सिग्मा बॉन्ड बनाया, ठीक है, एक कौन सा बॉन्ड बनाया, सिग्मा बॉन्ड। और यहां पर जो कार्बन है, इसने इसके साथ कोलेटरल ओवरलैपिंग करके एक पाई बॉन्ड बना लिया, ठीक है। कोलेटरल ओवरलैपिंग किसके साथ कर रहा होगा, जरा देखना। सपोज ये हमारे पास पी वाई ऑर्बिटल है, ये कौन सा है, पी वाई ऑर्बिटल, और ये हमारे पास में कौन सा है बेटा, पी जेड ऑर्बिटल, ठीक है। और जो पी एक्स ऑर्बिटल था उसको तो ओवरलैप करके इसने क्या बनाया, सिग्मा बनाया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब जरा देखना, अगर इसने ये जो पी वाई वाला ऑर्बिटल है, इनमें कोलैटरल ओवरलैपिंग करके क्या बनाया, पाई बॉन्ड बनाया। बोलो बनाया। इसने आगे और सिग्मा बॉन्ड बनाना होगा, इस कार्बन से इसने एक सिग्मा बॉन्ड बनाया, इस कार्बन के पास भी एक पी वाई ऑर्बिटल होगा और एक कौन सा ऑर्बिटल होगा, पी जेड ऑर्बिटल होगा।
ये py है और ये pz है। अब ये जो कार्बन है आप याद करो, जो क्यूमिलीन है ये C डबल बॉन्ड C है, ये अगला C डबल बॉन्ड C बनना है, एक सिग्मा एक पाई है, ये एक सिग्मा बन चुका है, देखो इनके बीच में ये सिग्मा बन चुका है, अगला पाई बनना है। तो मुझे बताओ इस कार्बन का py तो यूज हो गया ना, अब इस कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल बाकी है, तो वो pz ऑर्बिटल बाकी है, और इसका pz ऑर्बिटल ओवरलैप करके ये पाई बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब आप समझो, अगर कॉपी दिखाया जाए मुझे, अगर ये वाले पाई ऑर्बिटल का प्लेन ये है, तो अगला पाई ऑर्बिटल का प्लेन कौन सा होगा, ये अगला पाई बॉन्ड बनेगा जो वो ऐसा, और नेक्स्ट ऐसा, नेक्स्ट ऐसा, और उसके बाद वाला ऐसा। कैसे हो रहा है खेल, समझ में आ रहा है? प्लेन आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन आउट ऑफ द प्लेन। नहीं आ रहा समझ में? अरे क्लियर हो रहा है, सही दिया ना कॉपी? प्लेन आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन आउट ऑफ द प्लेन चलता रहेगा। बोलो क्लियर है? हैं? अरे समझ में आ रहा है ना? ये वाला चीज क्लियर हुआ सभी को? अरे नहीं आया क्या? एक अगर प्लेन है तो दूसरा वाला क्या जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन जाना है। ये बात क्लियर है? ये पूरी कहानी समझ में आई बॉन्डिंग की? ये मैं समझा रहा हूं, ये कहीं आपको लिखना नहीं। क्लियर हुआ? ठीक है। अब जरा बात को समझना। मैंने आपको जीआई की शर्त क्या बताई? जीआई की शर्त बताई कि अगर डिस्टेंस सेम हो, अगर डिस्टेंस सेम हो तो जीआई नहीं होगा, अगर डिस्टेंस अलग अलग हो तो जीआई होगा। रेशमी आजा। हाँ देखो समझना बात को, ये हमारे पास कौन सा क्यूमिलीन है? देखो एक पाई बॉन्ड ये रहा, दूसरा पाई बॉन्ड ये रहा, ये हम लोग के पास इवन क्यूमिलीन है। कौन सा? इवन क्यूमिलीन। अगर ये जो दोनों टर्मिनल एटम्स है ये एक प्लेन में है, किसमें है? प्लेन में। तो अगला जो पाई बॉन्ड है वो आउट ऑफ द प्लेन है। कैमरे में सबको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो बच्ची को सामने बुलाया हूं, देख के बता। ये अगर प्लेन है तो ये पाई बॉन्ड आउट ऑफ द प्लेन है। फिर अगला पाई बॉन्ड प्लेन में आया तो फिर ये क्या आया? आउट ऑफ द प्लेन। अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो पहले ये बताओ कि ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, अगर ये टर्मिनल एटम इस प्लेन में है तो ये वाले इस प्लेन के परपेंडिकुलर यानी आउट ऑफ द प्लेन है। स्केल दिखाना। मिथाइल ग्रुप का यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, ये सपोज है L1। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताना, मैं बॉन्ड को तोड़ करके अगर इसका ट्रांस बनाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं इसे ट्रांस बोल रहा हूं, ऐसे ही ट्रांस बनाते थे ना, पलट देते थे इधर के एक ग्रुप को, एक को फिक्स रख के दूसरे को पलट देते थे, तो उसका सिस का ट्रांस, ट्रांस का सिस बनता था। तो मैंने इनको पलट दिया। तो अब ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, कोई फर्क है क्या? आप मुझे बताओ, यहां से चलो इसको मान लो, अगर ये एटम के सेम मान लो इसे, ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक के डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं है। तो बताओ इवन क्यूमुलिन जीआई दिखाएगा क्या? नहीं दिखाएगा। अब जरा देखना ट्रांस क्यूमुलिन, बड़ा स्केल नहीं है, है किसी के पास? टाटा देखो है, वैसे उसकी जरूरत नहीं, आप खुद ही समझ सकते हो, लेकिन है तो दे दो, मेरे कम से कम पीटने के भी काम तो आता ही है वो। हमारे जमाने में ना लकड़ी का आता था ये, हमारे मास्टर लोग हाथ ऐसे नहीं मारते थे, ऐसे रखे, और स्केल ना वर्टिकल रखते थे, ऐसे मारते थे ऐसे। अब उनके बच्चे भी तो आए थे मेरे पास पढ़ने, मैंने एडमिशन लिया। फिर समझना बात को, ये कौन सा क्यूमुलिन है? ऑड क्यूमुलिन है। कौन सा क्यूमुलिन है? ऑड। अब जरा समझना, ऑड क्यूमुलिन में ये जो टर्मिनल एटम है प्लेन है, पाई बॉन्ड आउट ऑफ द प्लेन, नेक्स्ट पाई बॉन्ड प्लेन, नेक्स्ट पाई बॉन्ड आउट ऑफ द प्लेन, टर्मिनल एटम्स इन प्लेन। तो जो ऑड क्यूमुलिन है इसमें टर्मिनल एटम किस में आ गए? एक प्लेन में आ गए। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां से यहां तक का डिस्टेंस फॉर एग्जाम्पल L1, देख के बता कितना आया? 6 क्या? 9। हाँ
9 सेंटीमीटर की 9 इंच, इंच 9 इंच, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक इधर के ग्रुप को फिक्स करके दूसरे ग्रुप को पलट दे रहा हूँ, तो सिस का ट्रांस, ट्रांस का सिस बन जाता है, आपको पता है। ये अरेंजमेंट सिस जैसा दिख रहा है। अब वो 9 इंच था, यहां से यहां तक का डिस्टेंस बता, 8 इंच। तो L1 इज नॉट इक्वल टू L2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास क्यूमुलिन क्या हो, ऑड हो, तो वहां जीआई होगा, और क्यूमुलिन अगर इवन हो तो वहां जीआई नहीं होगा। अब ध्यान रखना, जीआई में क्यूमुलिन ऑड हो तो नहीं दिखाता, सॉरी ऑड हो तो दिखाता है, इवन हो तो नहीं दिखाता। जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा ना, अभी देखो जीआई में ना ऑड वाले खुश हो गए, बोले अरे तुम क्या इवन वाले में तुम जीआई नहीं दिखाते, छोटे मोटे लोग, हम देख बड़े लोग बड़ी बातें, हम लोग जीआई दिखाते। अब कुछ टाइम बाद मैं आपको ओआई पढ़ाऊंगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वहां उल्टा हो जाएगा। वहां इवन वाले क्या दिखाएंगे, ओआई दिखाएंगे, और ऑड वाले ओआई नहीं दिखाएंगे। इसलिए कहते हैं घमंड ना कर अपने तकदीर पर, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। तो इसीलिए आज किसी का अगर 100 नंबर आ रहा है तो उदास ना हो, खुश ना हो ज्यादा, ठीक है। मेहनत करके ये बच्ची भी 100 ला सकती है, और किसी के 100 से कम आ रहे, 0 हो रहे, तो उदास होने की जरूरत नहीं, मेहनत करके वो भी 100 ला सकती है। नहीं दीपशिखा नहीं बोलती, अरे हाँ बोल प्लीज। हाँ एक नंबर बात, ये वाला चीज समझ में आया, क्लियर हुआ। तो क्यूमुलिन का फंडा समझ में आया, क्लियर हुआ। तो ये चीज क्लियर होता है कि अगर ऑड क्यूमुलिन हो तो जीआई दिखाएगा, इवन क्यूमुलिन हो तो जीआई नहीं दिखाएगा। रीजन आपके सामने है, पाई बॉन्ड का प्लेन चेंज होने का। अब जरा समझना, सीधा समझो, अगर इवन क्यूमुलिन है तो जो टर्मिनल एटम्स होते हैं वो डिफरेंट प्लेन में है, डिफरेंट प्लेन में होने की वजह से इनका डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। और जो ऑड क्यूमुलिन है उसमें जो टर्मिनल एटम्स है वो किस में है, सेम प्लेन में। तो सेम प्लेन होने की वजह से यहाँ डिस्टेंस डिफरेंट होगा और यहाँ जीआई दिख जाएगा। शर्त वही है, शर्त वही है। अब समझना, इसमें तो जीआई नहीं हो रहा, अब अगर मेरे को ऑड क्यूमुलिन दिख गया तो जीआई हो सकता है। शर्त क्या है, इस कार्बन के पास 2 ग्रुप दोनों डिफरेंट, इस कार्बन के पास 2 ग्रुप दोनों डिफरेंट, ये पूरा का पूरा सिस्टम एक स्टीरियोजेनिक सेंटर बन जाएगा। मतलब आप यहां से लेके यहां तक के 3 पाई बॉन्ड को एक पाई बॉन्ड कंसीडर करोगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? ये चीज क्लियर हो रहा है सभी को? हूं हाँ किया जाए, पक्की बात है, यहां तक सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट? कोई ये देखना चाहता है तो दिखा तो दिया हूं, और कितना देखोगे? क्लियर है, समझ में आया? क्यूमुलिन वाला फंडा क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं? बोलना है, ठीक, लिखेंगे। The polyalkenes having at least 2 adjacent pi bonds known as क्यूमुलिन। 2 लगातार पाई बॉन्ड होंगे तो उनको हम लोग पॉलीएल्कीन होने चाहिए। टाइप्स ऑफ क्यूमुलिन, ऑड क्यूमुलिन हो सकता है व्हेन नंबर ऑफ एडजेसेंट पाई बॉन्ड्स आर इन ऑड नंबर। इवन क्यूमुलिन हो सकता है व्हेन नंबर ऑफ एडजेसेंट पाई बॉन्ड आर इन इवन नंबर। देखो एलीन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? एलीन। एलीन इज द स्मॉलेस्ट क्यूमुलिन, ये सबसे छोटा क्यूमुलिन है। फॉर्मूला कैसा होता है जरा देखना, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब देखो कितने सिग्मा कितने पाई है, कई बार पूछा भी गया है इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 सिग्मा और 2 पाई। हाइब्रिडाइजेशन आप बता सकते हो, ये कार्बन का sp2, ये कार्बन sp, ये कार्बन sp2, ठीक। तो देखो ध्यान दो, अगर मुझे एलीन बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा? अगर HCH इसे एक प्लेन मान रहा हूं तो ये वाला जो पाई बॉन्ड होगा ये आउट ऑफ द प्लेन होगा, और फिर ये वाला पाई बॉन्ड क्या होगा? आर इन प्लेन। फिर जो हाइड्रोजन लगेंगे टर्मिनल एटम वो आउट ऑफ द प्लेन होंगे, यानी ये होगा एक हाइड्रोजन वेज पे और एक होगा डैश पे। आप समझ पाए कि नहीं पाए ये वाला? मुझे एक बार बताओ, मुझे एक बार बताने दिया जाए प्लीज। ये अगर प्लेन है तो ये पाई बॉन्ड आउट ऑफ द प्लेन, ये प्लेन, ये आउट ऑफ द प्लेन, तो एक टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। क्लियर है? ठीक है। अगर इसकी बॉन्डिंग को मैं आपको समझाना चाहूं
तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये दूसरा कार्बन है। अब इन कार्बन के बीच में जो अगला पाई बॉन्ड बन रहा है ना, ये तो सिग्मा इनके बीच है ही है, ये एक सिग्मा तो है ही है, लेकिन इनके बीच जो पाई होगा ना, इनके बीच कोलैटरल ओवरलैपिंग होकर के क्या बना, पाई बना। ठीक है, ध्यान दिया जाए, ये अगला कार्बन है और ये इनके बीच में सिग्मा बन चुका है। अब जरा ध्यान देना, अगला पाई जो होगा ये, और इनके बीच में कोलैटरल ओवरलैपिंग होकर के क्या बना है बेटा, पाई बना है। तो ये अगर आउट ऑफ द प्लेन है तो ये किस में, प्लेन। फिर अगले बॉन्ड किस में हो जाएंगे, आउट ऑफ द प्लेन हो जाएंगे। तो अगले वाले ये होंगे वेज पे, और ये किस में हो जाएगा, डैश पे। क्लियर हो रहा है? ठीक, लिख लो। ये समझने के लिए मैंने आपको बॉन्डिंग बताई। तो एलिन एक तरीके का ऑड क्यूमुलिन है कि इवन क्यूमुलिन है? अच्छा, प्लेनर मॉलिक्यूल है कि नॉन प्लेनर है? जितने भी क्यूमुलिन होंगे, हाँ देखो, पाई बॉन्ड के प्लेन को तो भूल जाओ, ओवरलैपिंग जो होता है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह होता है, उसको छोड़ो। आप मुझे बताओ, ये एक प्लेन में है, ठीक है, ये आउट ऑफ द प्लेन होने से भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना, उसको प्लेन में काउंट नहीं करता। एटम्स को देखते, ये एटम्स भले एक प्लेन में मालूम है, ये जो दो एटम्स है ये किस में जा रहे हैं, आउट ऑफ द प्लेन जा रहे हैं। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन प्लेनर। ठीक है, तो लिखेंगे एलिन इज नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। एलिन कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसमें दो हाइड्रोजन एटम जो है आउट ऑफ द प्लेन होते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स आउट ऑफ द प्लेन, और 5 एटम, 5 एटम्स में से कौन कौन से, 1 2 3 कार्बन और 2 हाइड्रोजन, आर इन प्लेन। सामने बैठी है, वेस्टिजियल ऑर्गन तो नहीं हो गया? ये वेज डैश किया जाए बेटा, उसको अभी तक समझ नहीं आ रहा कि किसको मैं वेज डैश करने बोल रहा हूँ। देख, डैश को वेज, वेज को डैश कर दी। हाँ कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, एक नंबर बात, गुस्सा नहीं करते। लेकिन ये वाला वेज होगा, ये वाला डैश होगा। इसको अगर मैं फ्लिप कर दूंगा तो ओरिएंटेशन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3D स्ट्रक्चर में वो गलत है। आप समझो ये ऐसे इधर आ रहा है, टेढ़ा होकर इधर जा रहा है, और ये पीछे ऐसे की तरफ जा रहा है, ऐसे नहीं होता। दिखाने का तरीका होता है, ये वेज है, ये डैश है। वैसे वो गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा सही है ना। मैं आगे बढ़ सकता हूँ। केस नंबर फर्स्ट हम लोग इवन क्यूमुलिन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं बेटा, इवन क्यूमुलिन। इवन क्यूमुलिन के एग्जांपल में देखो, ये मैंने लिखा CH3 CH C CH CH3। अब जरा गौर से देखना, इसके स्ट्रक्चर को अगर मैं बनाऊं तो कैसे बन सकता है। एक तो ये हो गया मिथाइल, गुस्सा नहीं करता मैं, मिथाइल CH C CH, और ये हो गया मिथाइल। कंसेप्ट समझ में आ गया तो अब बन जाएगा। अगर मैं मिथाइल और हाइड्रोजन को एक प्लेन में मान रहा हूं तो ये जो डबल बॉन्ड होगा ये आउट ऑफ द प्लेन होगा, अगला डबल बॉन्ड होगा इन प्लेन, और अगले जो बॉन्ड्स होंगे वो आउट ऑफ द प्लेन होंगे। यानी इस बार वेज में होगा मेरे पास कौन, हाइड्रोजन, और डैश में मेरे पास कौन होगा, मिथाइल। ठीक है, एक तो तरीका ये हो सकता है।
दूसरा, इसके ओरिएंटेशन को अगर मुझे चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा बताओ, एक को फिक्स करके दूसरे को बदल दूंगा। मैं इसे फिक्स करके इसे भी फ्लिप कर सकता हूँ, या इसे फिक्स रख के इसको भी फ्लिप कर सकता हूँ, किसी को भी कर सकता हूँ। कोई एक को फिक्स रखते तो मैं इधर वाले को फिक्स कर देता हूँ, ये हो गया मिथाइल, ये हो गया हाइड्रोजन, ये प्लेन है, तो ये अगला जो पाई बॉन्ड होगा वो क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन। अगले बॉन्ड क्या होंगे, प्लेन, और अगले जो दो ग्रुप होंगे ये क्या होंगे, आउट ऑफ द प्लेन होंगे। तो इस बार वेज पे मैंने क्या लिखा, मिथाइल, और डैश पे मैंने क्या लिखा, हाइड्रोजन। क्लियर है। अब जरा देखना है मैं क्या कर रहा हूं, मिथाइल मिथाइल ग्रुप, इनके लिए डिस्टेंस ले रहा हूं L1, क्या ले रहा हूं, L1। और इस बार मिथाइल मिथाइल ग्रुप, इनके लिए डिस्टेंस मैंने लिया L2। और प्रैक्टिकली ये चीज मैंने आपको बताया कि जो इवन क्यूमुलिन होता है, कौन सा क्यूमुलिन होता है, इवन क्यूमुलिन होता है, इनके केस में अगर हम लोग डिस्टेंस देखेंगे, सिंस L1 इज इक्वल टू L2, तो दे डज नॉट शो GI। ठीक है, देन नो GI। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचूंगा, इवन क्यूमुलिन डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर हुआ ये चीज, हाँ करो। ऑड क्यूमुलिन की बात कर रहे हैं, जरा देखना। ऑड क्यूमुलिन की बात कर रहा हूं मैं, तो एक कंपाउंड में लिख रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया मिथाइल, ये हो गया CH, 1 2 3 पाई बॉन्ड है, और ये हो गया मिथाइल। अब देखना, अब यहां देखो ये ऑड नंबर पे क्यूमुलिन दिख रहा है ना, तो आप समझना बात को, इस कार्बन को देखो, क्या इस कार्बन पे दो ग्रुप दोनों के दोनों डिफरेंट है, यस सर। इस कार्बन पे दो ग्रुप दोनों के दोनों डिफरेंट है, यस सर। तो ये पूरा का पूरा स्टीरियोजेनिक सेंटर बन जाएगा, ये पूरा क्या कहला जाएगा, स्टीरियोजेनिक सेंटर। क्लियर है, ये चीज समझ में आया। और इसके अगेंस्ट हम लोग GI देखेंगे, समझना कैसे होगा। सबसे पहले वही चीज, मैं मिथाइल और हाइड्रोजन को एक प्लेन में मान रहा हूं, तो ये दोनों क्या होंगे, प्लेन। ठीक है, ये आउट ऑफ द प्लेन, ये प्लेन, ये आउट ऑफ द प्लेन, और फिर ये लोग क्या होंगे, प्लेन। क्लियर है, ठीक। अगला देखो, ये अगर प्लेन है तो मैं इसको फिक्स रख के इसका ओरिएंटेशन बदल रहा हूं, प्लेन आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन आउट ऑफ द प्लेन, और यहाँ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, और यहाँ क्या हो जाएगा, मिथाइल। अब जरा एक चीज मुझे बताना, आप खुद देखो, जो सेम ग्रुप है ये अगर सेम प्लेन में है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, L1, और ये सेम प्लेन में है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, L2। सिंस L1 इज नॉट इक्वल टू L2, then they show GI। L1 is not equals to L2, then show GI। लिख लो। तो कंक्लूजन ये आया, ऑड क्यूमुलिन्स शो GI प्रोवाइडेड ईच टर्मिनल एटम्स हैड टू डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, मतलब कि जो ऑड क्यूमुलिन है वो GI दिखाएगा, लेकिन शर्त यह है कि इसके पास दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, जो टर्मिनल्स हैं उनके पास दो डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। तो ये पूरा कंप्लीट एक स्टीरियोजेनिक सेंटर बन जाता है। देखो कंक्लूजन, odd cumuli show GI provided each terminal atoms has two different group। लिखो, तुम लोग के चलते मेरी ओरिजिनल आवाज ही खराब हो गई। एक तो बेस बूस्टर है, वो बोलता है तो आवाज कम सुनाई देता है, धम धम ऐसा आवाज आ जाता है। देखो ये कुछ क्वेश्चंस आपके आंखों के सामने दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे,
सबसे पहले स्टीरियोजेनिक सेंटर ढूंढेंगे हम लोग कितने। देखो सबसे पहले ये डबल बॉन्ड दिख रहा है, अरे हूँ हाँ करो। डबल बॉन्ड के अगेंस्ट यहाँ दो ग्रुप दोनों के दोनों डिफरेंट, डबल बॉन्ड्स के यहाँ अगेंस्ट यहाँ दो ग्रुप दोनों के दोनों डिफरेंट। कौन सा, एक हाइड्रोजन, ये पूरा ग्रुप अलग। बोलो क्लियर है, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर हो जाएगा। एक बच्चा कोई थोड़ा सा ऊपर तक जाना मदद करना, ये वाला स्पीकर ले आना। हाँ बेटा या नीचे चार्ज हो रहा होगा देख लेना। ठीक है चलिए ये वाला बात कर लेते हैं। एक दो तीन, तीन डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो ऑड क्यूमुलिन है इवन क्यूमुलिन? ऑड। अच्छा इवन क्यूमुलिन अगर होता तो हमारे लिए जीआई नहीं दिखाता, हम जीआई के लिए स्टीरियोजेनिक सेंटर अभी देख रहे हैं फिलहाल। ठीक है चलिए, तो ये एक दो तीन इवन क्यूमुलिन है, तो ऊपर से ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है। बोलो है, तो ये जो पूरा मेरे लिए क्या हो जाएगा, स्टीरियोजेनिक सेंटर हो जाएगा। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हैं, क्या कर लोगे? तो अगला बनाते जाओ। नहीं आया समझ में? चलिए देखते हैं। ये कार्बन दोनों ग्रुप डिफरेंट, ये कार्बन दो ग्रुप डिफरेंट, एक हाइड्रोजन, ये पूरा ग्रुप अलग, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है? यस सर। चलिए रिंग की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? रिंग। रिंग में मुझे sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम चाहिए थे, मैं ना टिक लगाऊंगा बस, आप समझ जाना। ओके ये sp3 मिल गया, इसमें दो ग्रुप डिफरेंट दिख रहे हैं। ठीक वैसे रिंग के अंदर ये दूसरा sp3 मिल गया, दो ग्रुप डिफरेंट दिख रहे हैं, तो ये रिंग स्टीरियोजेनिक सेंटर है। बोलो है? यस सर। रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड, तब जीआई दिखाएगा जब 8 मेंबर रिंग हो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या ये डबल बॉन्ड भी स्टीरियोजेनिक सेंटर है? बोलो है? क्लियर है ना? ठीक। अब देखो ये डबल बॉन्ड है, इधर हाइड्रोजन पूरा ग्रुप अलग, ये हाइड्रोजन पूरा ग्रुप अलग, यानी ये भी स्टीरियोजेनिक सेंटर है। अरे हूँ हाँ करो, हाइड्रोजन पूरा ग्रुप अलग ओके था, लेकिन यहाँ दो ग्रुप सेम हो गया, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर नहीं होगा। मतलब स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हो गए? 1 2 3 4। बोलतन में अलेक्सा इसलिए मान रहे हैं, अलेक्सा अलेक्सा प्लीज इस पाई बॉन्ड की कहानी बताओ। ठीक है बताती हूँ। ठीक है, ये जो पाई बॉन्ड है ये रिंग के अंदर है, और रिंग अगर 8 मेंबर्ड या उससे ज्यादा का रिंग हो और उसके अंदर पाई बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो वो पाई बॉन्ड खुद उस रिंग में स्ट्रक्चर की वजह से जीआई दिखा रहा है, तो ये पाई बॉन्ड स्टीरियोजेनिक सेंटर है। ये रिंग क्यों स्टीरियोजेनिक सेंटर हुआ? क्योंकि इसमें दो sp3 एटम्स ऐसे लगे हुए हैं जो इंडिविजुअली दो डिफरेंट ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो ये रिंग स्टीरियोजेनिक सेंटर खुद हुआ, जिसमें ये एटम सिस ट्रांस में जा सकते हैं, इसमें इनके हाइड्रोजन सिस ट्रांस में जा सकते हैं, इसमें ये है ही सिस ट्रांस में, इधर कुछ कहानी अलग चल ही रहा है। तो ऐसे स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हो गए? 4। क्लियर हुआ? 1 2 3 और 4। क्लियर है तन्मय? ठीक है तन्मय इधर ध्यान दे, ये ओके है, ये भी ओके है, तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है। चलो इस वाले रिंग में देखो, ये sp3 है ओके है, ये sp3 ओके है, तो ये कंप्लीट रिंग जो है स्टीरियोजेनिक सेंटर हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड नहीं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 ये डबल बॉन्ड, तो ये स्टीरियोजेनिक सेंटर रिंग है, लेकिन डबल बॉन्ड उसके नहीं है। ये ओके है, ये ओके है, स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने? 1 2 3। ये ओके, ये भी सही है, स्टीरियोजेनिक सेंटर मिला। अब देखो 1 2 3 पाई बॉन्ड स्टीरियोजेनिक सेंटर हो सकता है, चेक करना होगा। ये कार्बन ओके है, ये कार्बन भी ओके है ना, तो ये जो पूरा हमारे पास क्यूमुलिन वाला पार्ट हो गया, ऑड क्यूमुलिन है इवन है, ऑड, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर हो जाएगा। बेंजीन रिंग तो नहीं करेगा क्योंकि इसमें sp3 एटम ही नहीं है, तो स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हो गए? ओके तो अब स्टीरियोजेनिक सेंटर पहचान लोगे क्या? क्लियर है?
क्यूलिन वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ। आज के आज अभी तुरंत जाते ही आप इस पूरे लेक्चर को रिवीजन करोगे, ठीक है, नोट से। पक्की बात है, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ सभी को आया समझ में? तो खुश रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए केमिस्ट्री की क्लास। थैंक यू वेरी मच। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स। जो भी चाहिए ले लेना।